Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट ही सेल कहलाती है। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट भी है, यानी जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका बेसिक यूनिट सेल है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी जो फंक्शंस कर पाती है, सब सेल की वजह से कर पाती है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स रोज़ ख़त्म होते हैं और बहुत सारे सेल्स बनते हैं, तो जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो एक ही सेल से बने होते हैं और कुछ होते हैं कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब जिसमें एक ही सेल है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि सारा जो फंक्शन है वो उस इकलौते सेल को करना पड़ता है, पर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें वर्क का डिवीज़न होता है। नाउ लेट्स सी डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन 1965। यानी रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था कि हाँ सेल्स होते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक माइक्रोस्कोप की सहायता ली थी और ये काम उन्होंने 1965 में किया था। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड सॉ हनीकॉम स्ट्रक्चर्स। यानी उन्होंने एक कॉक का इस्तेमाल किया। कॉक क्या होता है? पेड़ की छाल का एक टुकड़ा होता है कॉक, ठीक है। तो उस कॉक के उन्होंने पतले पतले स्लाइसेस लिए और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, तो कुछ इस तरह से थे उनके विजन्स, यानी इस तरह से हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे। जैसे हनीकॉम में होता है उसी तरह से वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स थे। The slices of cork appeared like small compartments which were further separated by a wall। यानी जो उस कॉक की स्लाइसेस थी, जब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे थे और उन कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करने के लिए वॉल थे। नाउ लेट्स सी वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से अलग अलग तरह के सेल्स का शेप होता है, साइज होता है और नंबर होता है। सबसे पहले सेल नंबर देखते हैं। तो सेल नंबर का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने ज़्यादा सेल्स हैं, और इस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है वन, तो जिसमें एक सेल होगा वो कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा और यूग्लेना। फिर मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी वन से ज़्यादा, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि अर्थवॉर्म, ह्यूमन बीइंग, इन सब में बहुत सारे सेल्स होते हैं। नाउ लेट्स सी शेल शेप, यानी शेल का शेप क्या होता है। द शेप ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। यानी जो सेल का शेप है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इंसान के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के सेल का शेप हो। जैसे कि इसके शेप बहुत तरह के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन में हो स्फेरिकल हो, जबकि हमारा जो ब्रेन में हो वो फाइबर टाइप हो। यानी हमारी बॉडी एक है पर उसमें इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे फंक्शन हैं कि हो सकता है कि अलग अलग ऑर्गन में भी अलग अलग तरह का सेल का शेप हो। नाउ लेट्स सी सेल साइज, यानी सेल का साइज। द डिफरेंस इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू आर माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमारी वीडियो अनफॉर्चुनेटली रुक गई थी। आज हम सेल साइज टॉपिक से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ में वेरिएशन क्यों आता है कि किसी का साइज़ बड़ा है और किसी का साइज़ छोटा है? ये उनके सेल के साइज़ की वजह से नहीं होता कि एक का साइज़ बड़ा है इसीलिए वो बड़ा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सेल का नंबर ज़्यादा होता है। इसमें मान लो 1,00,000 सेल्स है और इसमें मान लो सिर्फ 1000 सेल्स है, इसी वजह से उनके साइज़ में डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिज्म के साइज़ में डिफरेंस होता है उनके नंबर ऑफ सेल्स की वजह से। द स्मॉलेस्ट सेल
PPLO, Pleropneumia-like organism are called mycoplasma is about 0.1 micron in diameter। यानी सबसे छोटा सेल जो है वो है PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और इनका डायमीटर जो होता है वो बस 0.1 माइक्रोन लॉन्ग होता है। द लार्जेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच सेल, यानी सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, जिसका डायमीटर 170 मिलीमीटर होता है, यानी 17 सेंटीमीटर। Now let's see what are tissues. Tissues is a group of similar cells performing a specific function. यानी ये सेम सेल्स, यानी जो सेल का शेप सेम है, उनका फंक्शन शेप है, वैसे ही सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक फंक्शन को करते हैं, जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके कोई एक टिश्यू बनाते हैं। Now let's see parts of a cell, यानी एक सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, outer membrane of cell that controls the entry and exit of substances according to the requirement of cell। यानी ये जो होता है वो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है, मान सकते हैं कि उसकी कवरिंग है, ठीक है, और ये जो है वो डिसाइड करता है कि किस चीज़ को अंदर घुसने देना है सेल के और किस चीज़ को बाहर निकाल फेंकना है। जिसका काम नहीं है सेल में उसको वो बाहर निकालता है, और जिसकी ज़रूरत है उसे वो अंदर घुसने देता है। उसके बाद आता है सेल वॉल, तो ये जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करता है। ये जो है वो सेल को रिगिडिटी यानी शेप देता है, और साथ ही साथ वो सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी देता है। ये सेल को शेप और साइज दोनों देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है। Now let's see cytoplasm, the portion of the protoplasm lying inner to cell membrane but outside the nuclear membrane। यानी ये जो है वो प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये बाहर जो मैंने लाइन बनाई है मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में होता है एक न्यूक्लियस या फिर जिसका मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। इट कंप्रोमाइजेज ऑफ जेल लाइक सब्सटेंसेस, यानी इसमें जेल की तरह सब्सटेंसेस होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो जगह है जो कि सेल के अंदर की जो खोखली जगह होती है उसको भरता है, और इसमें हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली सेल का सेंटर होता है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये है सेल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस का जो है इसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिससे सेल के पास अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के पास भी अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही मदद करता है उस साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने में, यानी इन दोनों के बीच जो बाउंड्री है उसको बनाए रखने में, और सारी जो सेल की एक्टिविटीज़ होती है वो यही करता है। और मेनली जो है इसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज यही सारी सेल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है, और इसमें सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जैसे कि DNA, RNA, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हमारा सेंटर में है, और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो जगह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो ये जो है वो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, और ये 2 लेयर्स का होता है, और यही जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। फिर आते हैं क्रोमोसोम्स पे। इट इज़ मेड ऑफ DNA एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी ये DNA से बना होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी यही जो होता है वो जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है, क्रोमोसोम्स। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल। अभी हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। द सेल ऑर्गेनेल्स आर, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर लार्ज ऑर्गेनेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लास्टिड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाते हैं, और इस प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है।
मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ लेट्स सी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी पूरे मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क की तरह है। ये जो है वो सेल को एक फ्रेमवर्क देता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है उसे, और साथ ही साथ यही सेल में सामान को अंदर से बाहर करता है, यानी इसी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। फिर आते हैं राइबोसोम्स पे। ईच सेल कंटेन्स 1000 ऑफ राइबोसोम्स, यानी हर एक सेल में हज़ारों राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, और साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और पूरे सेल में फ्लोट करते हैं। Now let's see Golgi complex. Sac-like structure stacked one above the other, यानी एकदम बोरे की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और एक जो होता है वो दूसरों के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके जस्ट स्टैक्ड में है दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय सेल, यानी जो भी सेल प्रोड्यूस करता है वो इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया जाता है, और इसी वजह से इसे सेल का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी वैक्यूल्स। एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जो एम्प्टी खाली स्पेस होती है वो कहलाती है साइटोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर किया जाता है। और अमीबा में जो वैक्यूल होते हैं वो डाइजेशन के लिए होते हैं। अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। दे आर स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर हेयर लाइक ग्रोथ होती है, ठीक है, उसी को हम सीलिया कहते हैं। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड्स, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो मूविंग के काम करती है, यानी जैसे कि पैरामेंशियम होता है तो उसमें जो भी मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सीलिया की वजह से होती है, और साथ ही साथ ये फूड को कलेक्ट करने में भी मदद करता है। पैरामेंशियम हैव numerous cilia while Algna has a single flagellum, यानी जो पैरामेंशियम है उसमें बहुत सारी सीलिया होते हैं, जबकि जो यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही फ्लैगलम होता है। ये देख सकते हैं ये एक पैरामेंशियम का स्ट्रक्चर है, तो इस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यही कहलाता है हमारा सीलिया। नाउ लेट्स सी सेल टाइप्स। On the basis of their nuclear organization, cell are of two types. अब सेल टाइप्स, हर टाइप के लिए हमें कोई ना कोई बेसिस चाहिए, और यहाँ पे बेसिस है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका न्यूक्लियस कैसा है, इस बेसिस पे सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसको हम प्रो का मतलब पुराना भी समझ सकते हैं, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब तो हम जानते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, और ये जो होते हैं वो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कोई भी काम हम जब शुरू में करते हैं तो वो अच्छे से नहीं होता, जितना हम उसे बाद में करते करते सीख जाते हैं। तो हमारा नेचर भी कुछ इसी तरह से है। अर्थ की जब शुरू में शुरुआत हुई थी और तब जो ऑर्गेनिजम्स बने थे वो कहलाते थे प्रोकैरियोटिक, तो वो उतने डेवलप नहीं थे, इसलिए उनमें न्यूक्लियस नहीं था। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और उसमें कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होते थे जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड हो, और इसमें हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। रिप्रोड्यूस असेक्सुअली फॉर बडिंग एंड फिजन, यानी बडिंग के रूप से या फिजन के रूप से ये लोग प्रोड्यूस करते थे, और ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑन अर्थ, यानी जो शुरुआत में अर्थ का जब जन्म हुआ था उस वक्त जो ऑर्गेनिजम्स थे उसी कैटेगरी में ये आते हैं। वेरी स्मॉल, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर आता है यूकैरियोटिक, तो इनमें अच्छा खासा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, यानी बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छुड़ा के सब यूकैरियोटिक हैं, और इनका जो सेल का साइज़ होता है वो 10 to 100 UM होता है, और ये जो होते हैं वो उसके कंपेरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। इसमें फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल सेल्स सब आते हैं। नाउ लेट्स सी एनिमल सेल। एनिमल सेल किस तरह का होता है, तो एनिमल सेल जो होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो है ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बीच में सेंटर में है हमारा न्यूक्लियस, साइड साइड में राइबोसोम्स जो हैं, और हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है इसमें, सैक लाइक स्ट्रक्चर।
नाउ लेट्स सी प्लांट सेल। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन बाउंड है ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इसके देखिए एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। तो जो पहली लेयर है ब्लू कलर से वो है सेल मेम्ब्रेन और जो ग्रीन कलर से है वो है सेल वॉल। नाउ लेट्स डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में होता है, प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में होता है, न्यूक्लियस तो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। वैक्यूल्स, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं, और जो एनिमल सेल में होते हैं या तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अब क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद के लिए खाना बनाते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इसीलिए उनके वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। अब शेप, प्लांट सेल में जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। फिर गोल्गी अपैरेटस, तो वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होता है। साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो प्लांट सेल का बड़ा होता है, और जबकि जो एनिमल सेल है उसका साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। नाउ लेट्स सी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी किस तरह से लिविंग बींग का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले सेल, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप एक टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है, और टिश्यू जो है वो सेम सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन जो है वो एक ऐसा है जिसमें अलग अलग टिश्यूज़ जो है वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, ये सब। फिर ऑर्गन सिस्टम, तो ये जो है वो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि साथ में मिलके कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सब क्या है, ऑर्गन है, और ये मिलके डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, इसलिए हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में। नाउ लेट्स सी सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। सबसे पहले सेल ग्रोथ देखते हैं। When a cell is formed, it is small, but it gradually grows in size by taking nutrients, and after reaching certain size, it divides into two new cells. यानी सेल की ग्रोथ कैसी होती है, तो सेल जो होता है वो जब बनता है तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है आसपास के न्यूट्रिएंट्स को लेके, और एक साइज़ पे पहुंचने के बाद ये दो हिस्सों में बंट जाता है इस तरह से, फिर ये धीरे धीरे डिवाइड होकर एक न्यू सेल बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये छोटा सा सेल, पर एक हाइट पे पहुँचने के बाद जब बहुत बड़ा हो गया तो इसके बाद इसमें दो सेल्स में डिवाइड हो गए, यानी पहले पेरेंट सेल था, फिर इसमें दो डॉटर सेल्स आ गई। नाउ लेट्स सी सेल डिवीज़न, यानी सबसे पहले ग्रोथ हुई और फिर डिवीज़न। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल, यानी ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। सो यहाँ पे हमारे आज के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए और हमारा चैप्टर भी। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।